नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया के दीनदयाल उपाध्याय पार्क और यहां से आपको फिटनेस का मंत्रा देंगे। तो देखिए, यूपी यात्रा पर हम दोनों निकले हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में जा रहे हैं और वहीं से हम आपको फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन भी दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। यूपी बीजेपी की, जिसने 2027 में चुनाव के लिए फतह करने के लिए अपनी नई टीम बना ली और खबर ये सामने आ रही कि इस बार यूपी बीजेपी के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक टीम के नाम तैयार है, किसी भी वक्त इन नामों का ऐलान भी हो सकता है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। यूपी बीजेपी प्रदेश संगठन की नई टीम बनकर लगभग तैयार है, किसी भी वक्त नामों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश संगठन की नई टीम में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल की साफ झलक देखने को मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम में नए चेहरों को मौका मिलेगा। बीजेपी पीडीए के जवाब में अपना नया सामाजिक समीकरण तैयार कर रही है। क्षेत्रीय इकाइयों और सभी मोर्चों के अध्यक्षों में बदलाव की संभावना। नई कार्यकारिणी में 40 से 50% तक नए चेहरों को जगह मिलने की चर्चा। अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा और अगड़ा वर्ग के संतुलन पर फोकस। लोकसभा चुनाव परिणामों को ध्यान में रखकर तैयार हो रही है नई रणनीति। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी बीजेपी की टीम को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को संभावित नामों की सूची सौंपी गई है। राजनीतिक हलकों में नई टीम को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। उधर गोंडा से सांसद फायर ब्रांड नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी के साथ है और कहीं नहीं जाने वाले हैं, सब बीजेपी के साथ हैं। ब्राह्मण जाने वाला नहीं, कोई ब्राह्मण जाने वाला नहीं, कोई ब्राह्मण जाने वाला। लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। आगे कोई ऐसी घटना न घटे, इसको लेकर के एक्शन प्लान पर काम जारी है और इसको लेकर के टीमें गठित की गई हैं जो अलग अलग संस्थानों में जाकर के फायर सेफ्टी एडिट की कर रही है। और न सिर्फ लखनऊ बल्कि प्रदेश भर में ऐसा हो रहा है। देखिए, हम देवरिया में मौजूद हैं और देवरिया में भी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि कोचिंग संस्थानों पर यहाँ ऑडिट किया जा रहा है। लखनऊ अग्निकांड के बाद शासन प्रशासन एक्शन में है। इमारतों में सुरक्षा के इंतजामों पर योगी सरकार अब बेहद सख्त रवैया अपना रही है। विकास प्राधिकरण एक्शन में है। घरेलू इमारतों में अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर लगातार एक्शन हो रहे हैं। छोटी छोटी जगहों में बने नर्सिंग होम भी रडार पर हैं। कोचिंग सेंटर के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। वाराणसी में वीडीए एक्शन में है, जिसने 6 से अधिक कोचिंग और पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया है। लखनऊ में आगजनी की घटना के बाद सबक लेते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में अवैध तरीके से जो बनाए गए भवन हैं उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के भोजूबीर इलाके में है और यहाँ पर देखिए, ये ट्राई-एस क्लासेस के नाम पर यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था, लेकिन आज इसे वीडीए के द्वारा सील कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि इस जो ये कोचिंग है उसका किसी भी तरीके का कोई नक्शा नहीं था। ये किस तरीके से मानकों के विपरीत ये यहाँ पर चलाया जा रहा था, लिहाजा अब इस पर कार्रवाई करते हुए इसे सीज कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए वीडियो के ही जोनल अधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप लोगों ने सील कर दिया है, क्या इसमें क्या गड़बड़ी थी? इसका कोई मैप नहीं दिखा रहे लोग। अगर मैप पास होता तो हम नहीं करते हैं। कोचिंग के नाम से इनका कोई मैप नहीं है यहाँ पर। अगर होगा दिखाएंगे तो हम देख लेंगे इसको। कितना पुराना है और किस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन दिखने? ये तो कह रहे हैं कि बंद है, चल ही नहीं रहा। झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ताला लगा हुआ है, बोर्ड लग रहे हैं इतने बड़े, इसका कोचिंग तो चल ही रहा है यहाँ का। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि कोचिंग नहीं चल रहा। कोचिंग इस पर चल रहा होगा निश्चित रूप से। केवल वाराणसी में ही नहीं, यूपी के दूसरे शहरों में भी अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है। मुरादाबाद शहर के 2 सबसे बड़े कोचिंग संस्थानों को भी प्रशासन ने सील कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार फायर सेफ्टी को लेकर काफी गंभीर है और हर कीमत में मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। लखनऊ की जो दुर्घटना है उसको हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। भविष्य में ऐसी घटना
घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी सभी जो इमारतें हैं जिसमें अधिक संख्या में लोग रहते हैं या लोग जाते आते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स या शॉपिंग मॉल्स या आप कह सकते हैं कि जो नर्सिंग होम्स है, सभी को कड़ाई से जो अग्नि सुरक्षा के उपाय उनको पालन करने के लिए कहा गया है और ऐसी सभी बिल्डिंगों की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। और मैं प्रदेश के सभी लोगों से ये अनुरोध भी करता हूं, कृपया अपनी सभी इमारतों में, बिल्डिंगों में अग्नि सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं और एक दूसरा रास्ता जरूर बनाएं। देश के दूसरे राज्य भी फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर हैं। हरियाणा में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फायर सेफ्टी की चेकिंग की जा रही है। आज पंचकुला में फायर डिपार्टमेंट के द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट की फायर सेफ्टी को लेकर निरीक्षण किया जाएगा। और आपको दिल्ली में हुए एक दर्दनाक हादसे की खबर दिखा देते हैं। यहाँ पर एक बस ने ऐसी तेज रफ्तार पकड़ी नंदनगर इलाके में कि 22 साल के युवक की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। बाइक का पुर्जा टूट चुका है। एक बाइक बस के नीचे दबी हुई है। एक कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। आधी रात दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया। नंदनगरी इलाके में खड़ी यही वो प्राइवेट बस है जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बाइक और एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि एक शख्स की जान चली गई, जबकि दर्दनाक हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लाल बत्ती देख के खड़े हो गए तो ऊपर से एकदम गाड़ी आई और उसने नहीं देखा। हमने जैसे ही गाड़ी देखी, स्पीड आ रही है, नहीं रुक रही है, तो मैंने अपनी गाड़ी साइड में ली, फिर भी ऊपर से मारता ही चलाया। कौन सी गाड़ी थी? ये बस थी। बस थी? हाँ जी। कितनी गाड़ी इसकी चपेट में आई, कितनी गाड़ी को कुचला, कितने लगभग 3, 4, 5 गाड़ी तो बस के नीचे दब गई और मेरे साइड में दबा ली थी एकदम, फिर भी हमारी 30-40 हज़ार का नुकसान हो गया। ये जानलेवा हादसा उत्तर पूर्वी दिल्ली में नंदनगरी डिपो के सामने हुआ, जब तेज रफ्तार बस सबको कुचलते हुए निकल गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। बस ये ओवर स्पीड में आ रही थी, कम से कम ये 100 से ऊपर ही स्पीड में थी ये। वो गाड़ी हमारी है, तो मैं इससे वो गाड़ी से कम 500 मीटर पीछे था, ये 500 मीटर मेरे से आगे चल रही थी। अचानक एकदम कहीं उसने मुझे तुरंत फोन करा कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। मैं कैसे कि बस वाले ने मारती। तो फिर मैं आया, मैंने आके देखा तो वहाँ पे 2-3 लोग पड़े थे, 2-3 लोग इधर पड़े थे और मोटरसाइकिल अंदर दबी पड़ी है। दुर्घटना के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। और राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में अब विश्व हिंदू परिषद की एंट्री हो गई है। वीएचपी ने एसआईटी की रिपोर्ट पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। और इसके अलावा विपक्षी दल भी हमलावर हैं। अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल, सभी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और धन चोरी के मामले में विश्व हिंदू परिषद की एंट्री हो चुकी है। एसआईटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद वीएचपी ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मांग की है कि एसआईटी की रिपोर्ट पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर हो, कितना भी रसूखदार हो, एफआईआर तुरंत दर्ज हो। आलोक कुमार ने मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो, त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए, आरोप पर स्वाभाविक तौर पर चर्चा हो। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में होने वाली अपनी 3 दिनों की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक टाल दी है। दलील यही दी है कि जांच प्रक्रिया में किसी तरह की कोई रुकावट न हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। उधर आज 2 वकील याचिकाकर्ता जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की हैं, उस पर तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जिनमें सीबीआई जांच की मांग भी शामिल है। इन सब के बीच इस मामले पर सियासत चरम पर है, क्योंकि सामने यूपी का विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव लगातार राज्य के योगी और केंद्र के मोदी सरकार पर इस मामले को लेकर हमलावर हैं। ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है।
पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पर प्रश्न लगे। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि आस्था से जुड़ा हुआ है। उधर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तो एसआईटी की जांच और रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। 2021 में भी इन्होंने एसआईटी बनाई थी। 2021 में मामला उठा था कि अयोध्या के अंदर बहुत बड़े बड़े नेताओं ने और अफसरों ने जमीनें खरीद के घोटाला किया है। उस टाइम भी एसआईटी बनाई थी, कोई एफआईआर नहीं की थी उस टाइम भी। आज तक उस एसआईटी का कोई अता पता नहीं है। ये एसआईटी भी थोड़े दिन में आप सब लोग भूल जाओगे। ये एसआईटी भी कुछ नहीं करने वाली। इसी बीच आप सांसद संजय सिंह को आज एसआईटी ने बुलाया है। दरअसल संजय सिंह ने आरोप लगाए थे कि अयोध्या में जमीन घोटाले हुए हैं, जिसके सबूत उनके पास हैं। उसकी जांच जो एसआईटी कर रही है, उससे संबंधित कई कागजात मेरे पास हैं जो जमीन घोटाले से संबंधित हैं। वो सारे कागजात मैं कल एसआईटी के अध्यक्ष महोदय को सौंपूंगा। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले की गूंज केवल उत्तर भारत तक ही नहीं सुनाई दे रही है, दक्षिण में भी इस पर खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। कर्नाटक में कांग्रेस के मंत्री प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस को खुश करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। जनता अयोध्या के राम मंदिर का हिसाब मांग रही है, लेकिन बीजेपी कलबुर्गी में भगवान बुद्ध की मूर्ति का हिसाब मांगने में दिन रात जुटी है। कुल मिलाकर सियासी माइलेज लेने के लिए एक बार फिर राम मंदिर को सेंटर बनाया जा रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। बड़ी खबर यही है कि गोदाम हादसे के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। और बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि 6 अफसरों की एक टीम है जो एसआईटी के हिस्से हैं और उनकी टीम ही इस पूरी जांच को अंजाम देगी। कोलकाता गोदाम हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अंडर कंस्ट्रक्शन गोदाम ये बताया गया जिसका हिस्सा ढह जाता है, जिसके बाद ये हादसा हुआ। सीएम शुभेंदु अधिकारी भी आज 11 बजे हादसे को लेकर के विधानसभा में एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को ऑडिट और जांच के बाद अनुमति मिलने पर ही शुरू किया जाएगा, उससे पहले नहीं। दरअसल बुधवार को कोलकाता के तारातला इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन गोदाम का एक हिस्सा अचानक से ढह गया था। अंडर कंस्ट्रक्शन गोदाम में जब ये पूरा हादसा होता है, हिस्सा ढहता है, तो वहाँ पर कई मजदूर ऐसे थे जो कि काम कर रहे थे, जिनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। 21 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, 5 लोगों ने जान गंवा दी। आप देखिए इन डिटेल रिपोर्ट। कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार को एक निर्माणाधीन गोदाम की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस भयानक हादसे ने कई गरीब परिवारों की दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। हादसे के वक्त गोदाम में काम कर रहे दर्जनों मजदूर भारी भरकम मलबे के नीचे दब गए। उनकी रुला देने वाली चीखें और करहा बाहर तक साफ सुनाई दे रही हैं। ऐसा दर्दनाक मंजर देखकर वहां मौजूद हर इंसान सहम गया। रेस्क्यू टीमों ने अब तक मलबे से 21 लोगों को रेस्क्यू किया, जिनमें से 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है। जिस जगह पर गोडाउन कोलैप्स हुआ है वहां पर लगातार बचाव कार्य चल रहा है। रात के अंधेरे में भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्टिफिशियल लाइट्स लगाई है क्योंकि दिन के समय जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे, अब जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है क्योंकि अंधेरे में अभी भी जो लोग अंदर दबे हैं उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंडियन आर्मी के अलावा एनडीआरएफ और साथ ही स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट
टीम और साथ ही सिविल डिफेंस, कोलकाता पुलिस, हर कोई अधिकारी और एजेंसी यहाँ पर जुटा हुआ है कि अंदर कोई श्रमिक अगर फंसा है तो उसे जल्द से जल्द वापस निकाला जाए। हम देख पा रहे हैं कि क्रेन के इर्द गिर्द और जो मलबा यहाँ से दिख रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन गोडाउन कोलैप्स हुआ है, दह गया है, उसका हिस्सा भी हमको दिख रहा है किस तरीके से लाइट में। तो इसी तरीके से जो है कॉरपोरेशन की तरफ से भी तमाम अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि जो अंदर फंसे हैं उन्हें सही सलामत बाहर निकाला जा सके। जानकारी के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने तारातला में बन रहे इस गोदाम के बिल्डिंग सुपरवाइजर सैयद मोहम्मद गुलजार, लेबर सप्लायर मोहम्मद अताउल और सुभाष चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता नगर निगम के अधिकार के तहत चल रहे सभी निर्माणों पर तत्काल रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, खासकर से कमर्शियल प्रोजेक्ट का ऑडिट कराया जाएगा और ऑडिट के साथ साथ जांच पूरी होने के बाद ही दोबारा कंस्ट्रक्शन की अनुमति मिलेगी। मुख्यमंत्री हादसे के घायलों से मिलने के लिए SSKM अस्पताल भी पहुंचे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज सुबह 11 बजे बंगाल विधानसभा में भी स्टेटमेंट इशू करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर, कोलकाता में हादसे को लेकर के एक्शन में इस वक्त बंगाल सरकार नजर आ रही है। नगर निगम के सभी निर्माणों पर रोक लगा दी गई है और बड़ी खबर ये है कि 31 जुलाई तक के KMC के सभी कंस्ट्रक्शन पर रोक और ऑडिट की जाएगी। पहले जांच के बाद ही अब कंस्ट्रक्शन की जो अनुमति है वो मिलेगी। गोदाम में एक हादसा होता है जिसके बाद कई जाने जा चुकी हैं और इसके बाद सरकार अब सख्त नजर आ रही है। खबर ये कि सभी कंस्ट्रक्शन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन ही गोदाम बताया जा रहा है जहाँ पर ये हादसा हुआ। तो আমি সরাসরি নির্দেশ দিয়েছি KMC কে যে আন্ডার কনস্ট্রাকশন যত আছে বিশেষ করে কমার্শিয়াল বা যেখানে জলাশয় বুঝিয়ে হয়েছে আগের কর্পোরেশনের বা সরকারের যে আমলে অনুমোদিত প্ল্যান 31 জুলাই অবধি কাজ বন্ধ থাকবে এবং অডিট হবে। অডিটে PWD, সিভিল ডিফেন্স, ফায়ার, কলকাতা পুলিশ এবং KMC থেকে টিম বানিয়ে দেওয়া হবে। চিফ সেক্রেটারি গাইডেন্স দেবেন। और पूजा मेहता हमारे साथ कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, कल के हादसे को लेकर के भी अपडेट बताइए और ये भी बताइए कि अब एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। बिल्कुल, देखिए कल हमने जिस तरीके से देखा है कि कोलकाता के गोडाउन कोलैप्स में 5 लोगों की अब तक जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग जो है घायल है और अभी भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा है। स्निफर डॉग्स को जो है लाया गया है मौके पर क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं क्योंकि जो 2 मंजिला इमारत थी वो बिल्कुल जमीन के साथ मिट्टी में मिल गई जब ये पूरा गोडाउन दह गया। लेकिन अब उसके बाद जो है सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, जहां एक तरफ 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 4 लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कोलकाता पुलिस की तरफ से एक 6 सदस्य की SIT का गठन किया गया है। इस SIT को हेड करेंगे डेप्यूटी कमिश्नर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट। वहीं दूसरी ओर अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने यह साफ कह दिया है कि 31 जुलाई तक पिछली सरकार में जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को सैंक्शन दिया गया था उस पर फिलहाल रोक लगा दी जाएगी। वहां कोई काम नहीं किया जाएगा। सबसे पहले वहां पर एक सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, एक टीम बनाई जाएगी जिसमें राज्य सरकार के तमाम डिपार्टमेंट रहेंगे, PWD से लेकर KMC, कोलकाता पुलिस। इस पूरे बिल्डिंग्स की जब जांच पूरी हो जाएगी शहर में उसके बाद ही उसे अनुमति दी जाएगी आगे का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो साफ है कि किस तरीके से इस मैप में गलती थी गोडाउन ये भी है पूजा कि 11 बजे CM शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में इस पूरे मुद्दे को लेकर के स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स देंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए दिल्ली की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से खबर मिल रही है, यमुना बाजार स्थित बोध घाट इलाके में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है। DD और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। तो दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में जो इलीगली कंस्ट्रक्शन कर लिया गया था उसको ढाया जा रहा है। आपको ये बताते चले कि इससे पहले भी दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है और अब जानकारी है
कि यमुना बाजार के इलाके में बुलडोजर एक्शन की खबर है। इससे पहले भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के खूब सियासत भी देखने को मिली, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई वहां जारी है। इलाके में पहले से ही नोटिस के बाद कार्रवाई की जा रही है। नोटिस पहले चस्पा किए गए थे। लगभग 310 घर बताए जा रहे हैं जहां पर कार्रवाई की तैयारी है। और इस पूरे इलाके की बात करें, करीब 1100 लोगों का जो परिवार है वो यहाँ रहा करता था। ऐसे में विरोध भी लोग कर रहे हैं। यमुना बाजार का ये बोध घाट इलाका है और वहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। बाढ़ प्रभावित ये इलाका है। आपको मालूम है कि जब भी दिल्ली में मूसलाधार बारिश होती है तो जो निचले इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ का खतरा लगातार बना रहता है। और इसमें यमुना बाजार इलाका एक प्रमुख इलाका है जहाँ पर हमेशा से बाढ़ का जो पानी है वो आ जाता है। गली गांव सब कुछ इसमें बह जाता है और इसी वजह से यहाँ पर जो इलीगली कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको हटाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल में अंडे पर शुरू हुए नए बवाल की। दरअसल शुभेंदु सरकार के एक फैसले ने बंगाल में अंडे पर सियासी अड़ंगा लगा दिया। दरअसल मिड डे मील की जिम्मेदारी जैसे इस्कॉन को मिली, उसके बाद मेन्यू में से अंडा गायब हो गया। अब इसको लेकर राजनीति उफान उठ खड़ा हुआ है। कैसे अंडे में बंगाल की सियासत को अंडे ने गरमा दिया है, आपको दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में खबर। बंगाल में अंडे पर सियासी अड़ंगा। मिड डे मील में नहीं मिलेगा अंडा। मेन्यू से अंडा बाहर, इस्कॉन को मिला जिम्मा। पहले बंगाल में टीएमसी नेताओं पर फोड़ा जा रहा अंडा अब मिड डे मील से बाहर हो गया और इस पर शुरू हो गया है सियासी संग्राम। शुभेंदु सरकार ने मिड डे मील प्रोग्राम की जिम्मेदारी इस्कॉन को देने का फैसला किया है, जिसके बाद से कोलकाता के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंडा खाने को नहीं मिलेगा। बच्चों की थाली से अंडे गायब होने पर नया राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। इस फैसले से राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस छिड़ गई है। टीएमसी कह रही है कि लोगों को अंडा फेंक कर मारने के लिए है, लेकिन बच्चों को न्यूट्रिशन से वंचित किया जा रहा है। अगर अंडा मिड डे मील से बात चला जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। ये हेल्थ ग्राउंड में भी ठीक नहीं होगा और बच्चे लोगों को जो अट्रैक्शन होता है उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो हम लोग ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकंसीडर करना चाहिए। ये मिड डे मील का जो मेनू है उसमें एग्स, अंडा रहना चाहिए, लेकिन उसका काम अलग है और वो वेज हो जाएगा क्योंकि वो एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो और मिड डे मील जो है उसके साथ कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन का कोई संपर्क भी नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोगों का जो एंसेस्टर लोग यहाँ 5000 साल पहले से रह रहे हैं, तो ये साइंस से जो हम खाते हैं ये हमारा माने चला आ रहा है। तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन पीपल है। तो मिड डे मील में जहाँ प्रोटीन का सवाल है, अंडा एक बहुत जरूरी प्रोटीन है, मसूर का दाल एक बहुत जरूरी प्रोटीन है, तो ये हटाना ठीक नहीं है। ये इस्कॉन को देने से जो होगा तो ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड दिया जाएगा, तो बंगाल का पैमाने में ये ठीक बात नहीं है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस्कॉन कोलकाता के 1800 से ज्यादा प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के लगभग 1 लाख छात्रों के लिए मिड डे मील पकाने और परोसने की तैयारी कर रहा है। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि इस्कॉन तो नॉन वेज नहीं सर्व करता है, लेकिन हम लोग, आप जानेंगे कि हम सभी राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। और जो वेजिटेरियन प्रोटीन है, अगर आप देखेंगे तो अंडा से भी ज्यादा कुछ वेजिटेरियन चीजों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया। तो उस चीजों का हम लोग हमारे मिड डे मील के मेनू में यूज करते हैं। मेनू भी हम लोग का रोज रिवॉल्व होता है और ये ख्याल दिया जाता है कि बहुत ही पौष्टिक आहार हो और गर्म हो, फ्रेश हो और बच्चे संतुष्ट हो। विकल्प नहीं है और शाकाहारी भोजन किसी भी तरह से बंगाली संस्कृति के खिलाफ नहीं है।